हेलो स्टूडेंट्स। डेट है आज 1 अगस्त 2025। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन। आज हम 2 दिन का न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन करेंगे। यस्टरडे मैं आपको न्यूज़ वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो कल की और 31 जुलाई की और आज की दैट इज़ 1 अगस्त की दोनों की न्यूज़ जो है वो आज कवर होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है 31 जुलाई की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ नेशनल डोमेन में आती है। रेलवे ने इंडिजिनसली डेवलप्ड कवच 4 को जो है वो डिप्लॉय कर दिया है मथुरा कोटा सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई रूट पे। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि इंडियन रेलवेज जो है कवच सिस्टम क्या होता है? कवच सिस्टम बेसिकली इंडिजिनस हमारा खुद का डेवलप किया हुआ एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के थ्रू दो ट्रेन्स अगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन इसके थ्रू हो जाती है। तो ये जो कवच 4.0 है, ये सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्जन जो है कवच का, वो हमने अभी-अभी रिसेंटली डेवलप किया है। तो अब इंडियन रेलवेज़ टारगेट कर रही है कि इसको आने वाले टाइम में कवच 4.0 को अलग-अलग रूट्स पे डिप्लॉय करेगी आने वाले 6 साल के पीरियड में। कवच जो है ये लोको पायलट्स को ट्रेन स्पीड को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाई करने में हेल्प करता है। ये मई 2025 में अप्रूव हुआ था फॉर ट्रेन्स जिनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर्स तक चलती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इस सिस्टम के अंदर में हर 1 किलोमीटर पे ट्रेन का जो ट्रैक होता है उसके हर किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे एक आरएफआईडी टैग इंस्टॉल किया जाता है। आपको पता होगा वो फास्टैग जो हम यूज़ करते हैं ना कार पे, तो वो भी आरएफआईडी टैग पे यूज़ करता है। उसमें क्या होता है कि कार पे बेसिकली एक बारकोड लगा होता है और एक स्कैनर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर होता है, वो इसको ट्रैक करता रहता है, वो उसको डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से वो सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट करता है। ट्रेन में कवच सिस्टम में भी हम यही आरएफआईडी टैग का सिस्टम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब ये जो सबसे लेटेस्ट एडवांस वर्जन है कवच का, ये मथुरा कोटा सेक्शन पे अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और धीरे-धीरे अक्रॉस द कंट्री ये डिप्लॉय किया जाएगा। उसके बाद आते हैं सेकंड न्यूज़ पे। रूफटॉप सोलर प्लांट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली लोकसभा को ये इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट ये एम कर रही है कि बाय द ईयर 2026-2027 वो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में रूफटॉप सोलर प्लांट्स जो हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये किस स्कीम के अंदर में ऐसा टारगेट कर रहे हैं? देयर इज़ अ स्कीम नेम्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम के अंदर में ये 1 करोड़ हाउस होल्ड्स पे रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टॉल करने में हेल्प करेंगे बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़। गवर्नमेंट सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रही है और गवर्नमेंट जो है इसके लिए और भी कुछ स्कीम लगा रही है। जैसे देयर इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम, जिसके अंदर में ये किसानों को, ये जो फार्मर्स होते हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे ये जो पंप्स होते हैं, सोलर पंप्स होते हैं, वो प्रोवाइड कर रही है और डिप्लॉय करने में हेल्प कर रही है। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मुझे बताना है गवर्नमेंट का सोलर एनर्जी का टारगेट बाय द ईयर 2030 गवर्नमेंट कितनी इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करना चाहती है, इसका टारगेट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है रिलेटेड टू ट्राइबल फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर ट्राइबल वुमेन। यहाँ पे पार्लियामेंट का एक पैनल है, उसने एक कंसर्न शो किया है कि हम ट्राइबल वुमेन की हेल्थ की इनको इम्प्रूव करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी मतलब वो हेल्थ फैसिलिटीज़ उतने अच्छे से हम सीरियसली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ट्राइबल वुमेन के लिए जो हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टेप्स हैं या रिकमेंडेशंस हैं जो हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो हम उतने अच्छे से वहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। तो ट्राइबल वुमेन की हेल्थ केयर से रिलेटेड कई सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे जो हमको पता होना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट्री पैनल का ये कहना है कि ट्राइबल वुमेन कई सारी हेल्थ केयर से इश्यूज से रिलेटेड डील कर रही है। कौन-कौन से चैलेंजेस जैसे पर्टिकुलरली आते हैं ट्राइबल वुमेन की हेल्थ केयर से रिलेटेड? एक तो डाटा कलेक्शन बहुत पुअर है कि ट्राइबल वुमेन का हेल्थ केयर का स्टैटिस्टिक या डाटा क्या है। दूसरा, जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो उनका इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तीसरा, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे ट्राइबल वुमेन में बहुत हाई है। तो कमिटी का ये कहना है कि हमको स्पेसिफिक इंटरवेंशंस बढ़ाने चाहिए रीजनल लेवल पे, जो कस्टमाइज़ेशन है प्रोग्राम को, जो भी चेंजेस करके रीजनल लेवल पे मॉडिफ़ाई करके जैसा हमको लगाना चाहिए वो करने की कोशिश करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बढ़ाना चाहिए हेल्थ केयर आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए। पार्लियामेंट के पैनल की जो रिपोर्ट है वो ये भी बोलती है कि हमको ट्राइबल स्पेसिफिक हेल्थ डाटा और ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली
जो है कलेक्ट करना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए, ताकि जो है हम उनके टारगेटेड इंटरवेंशन को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अभी जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं या जो तरीका यूज़ करते हैं ट्राइबल स्पेसिफिक हेल्थ डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसके अंदर में हम क्या करते हैं, ब्रॉड लेवल पे जो रूरल स्टैटिस्टिक है उसी में ट्राइबल स्टैटिस्टिक को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो विलेज लेवल पे नॉन ट्राइबल विलेजेस जो हैं उनके डाटा के साथ जब हम ट्राइबल के डाटा को मिक्स करके रूरल डाटा के नाम पे हम प्रेजेंट करते हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आता कि नॉन ट्राइबल और ट्राइबल एरियाज़ के जो हेल्थ केयर के इंडिकेटर हैं उनमें कितना डिफरेंस है। तो रिकमेंडेशन ये बोलती है कि हमको एक डेडिकेटेड ट्राइबल हेल्थ डाटा कोऑर्डिनेशन यूनिट सेट करना चाहिए और रीजनल कैंपेन चलाना चाहिए ट्राइबल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। यहाँ पे आती है वर्ल्ड अफेयर्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ आती है यूएनएससी से रिलेटेड। अभी रिसेंटली यूएनएससी की एक रिपोर्ट ने टीआरएफ को पहलगाम टेरर अटैक के बीच में एक ग्रुप की तरह नेम किया है, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। तो यहाँ पे यूएनएससी की जो रिपोर्ट है, यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसने पहली बार ऐसा करा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो बेसिकली एलईटी लश्कर ए तैयबा के लिए एक फ्रंट की तरह काम करता है, एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है, उन्होंने द रेजिस्टेंट फ्रंट को अप्रैल 22 के पहलगाम टेरर अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है या लिंक किया है, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विन है। ये हर साल सिक्योरिटी काउंसिल के जो है साल में 2 बार ये रिपोर्ट निकालता है, जिसमें ये अल कायदा, इस्लामिक स्टेट और इनसे एसोसिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उनसे रिलेटेड ट्रैक रखता है, उनको मॉनिटर करता है और उनके ऊपर क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वो भी रिकमेंड करता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो टीआरएफ है, टीआरएफ के ऊपर इसकी जो कमेटी है, यूएनएससी की जो कमेटी है जो अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से रिलेटेड सैंक्शंस लगाता है, उसका नाम है 1267 सेक्शंस कमेटी। तो ये अल कायदा, इस्लामिक स्टेट और उनके जितने भी एफिलिएट्स हैं, एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मॉनिटर करता है, उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनको मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे ये कमेटी ने जब टीआरएफ को ऐसा पहलगाम अटैक से लिंक कर दिया और अल कायदा से लिंक कर दिया है, तो नाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटिंग सैंक्शंस ऑफ दिस ग्रुप ऑन दिस ग्रुप related to terror financing, related to terror association and related to organizations who are linked to TRF। तो ये चीज़ TRF को और ज़्यादा कंट्रोल करने में और लश्कर ए तैयबा को और ज़्यादा कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। देन इसके बाद आती है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड एक न्यूज़। यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है एक मासिव ऑयल डील अनाउंस की है। इन्होंने ये बोला है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम पाकिस्तान में जो ऑयल के रिजर्व्स हैं उनको डेवलप करने पे काम करेंगे मिलके, और उनको ऑयल के रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने में और ज़्यादा मिलके हेल्प करेंगे एक्सट्रैक्ट करने में। तो इन्हें बोला है कि वहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जिनको वो जो है लिंक करेंगे, ऑथराइज़ करेंगे, और ये कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान को उनकी ऑयल फील्ड डेवलप करने में हेल्प करेंगे और ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक बना हुआ रॉकेट जो है वो लॉन्च के तुरंत बाद कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। ये पहला ऑस्ट्रेलियन मेड रॉकेट है जो ऑर्बिट तक रीच करना चाहता था कंट्री की सॉइल से। जैसे ऑस्ट्रेलिया अभी तक अपने जितने भी मैक्सिमम रॉकेट्स हैं या मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज़ की हेल्प से लॉन्च करता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अब अपनी सेल्फ सफिशिएंसी गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इनकी एक कंपनी है गिलमोर स्पेस टेक्नोलॉजीज़, उन्होंने एक एरिस नाम का रॉकेट डेवलप किया था विच वाज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, जिससे वो अपने फ्यूचर में लॉन्च सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च कर पाए। हालांकि ये कुछ सेकंड के बाद ही वहाँ पे क्रैश हो गया, बट स्टिल इसको भी ये ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव तरीके से देख रहा है, क्योंकि उनका ये पहला एम था ये चेक करना कि वो रॉकेट को लिफ्ट ऑफ करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। तो यहाँ पे उसने लिफ्ट ऑफ तो अचीव किया, लेकिन वो हवा में पहुँचने के बाद कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ पे क्रैश हो गया, तो ये उस कारण से डिस्ट्रॉय हो गया। देन उसके बाद आती है इंडिया और यूएई से रिलेटेड एक न्यूज़। इंडिया और यूएई ने डिफेंस टाइज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैरीटाइम कोऑपरेशन पे एक एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो ये दोनों कंट्रीज़ ने ये एग्री किया है कि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी में अपना कोऑपरेशन एक्सपांड करेंगे, आपस में रियल टाइम में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएई के जो नेशनल गार्ड हैं जो मैरीटाइम सेफ्टी के लिए काम करते हैं, इन दोनों के बीच में एक एमओयू भी साइन हुआ है जिसके अंदर में सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और मेरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज़ पे ये दोनों मिलके काम करेंगे। देन उसके बाद आती है इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आई थिंक आपने अभी तक ऑलरेडी सुन ली होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इंडिया के ऊपर इफेक्टिवली फ्रॉम अगस्त 1 25% टैरिफ अनाउंस कर दिया है। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया हर प्रोडक्ट पे, जो भी प्रोडक्ट्स उनके यहाँ
इंडिया से ऑस्ट्रेलिया यूएस में एक्सपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर 25% टैरिफ तो लगेगा और साथ-साथ में 25% के ऊपर कुछ पेनल्टी भी लगेगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो इंडिया जो है रशिया के साथ ऑयल एंड मिलिट्री की परचेज़ करता है, ट्रेड करता है। तो जितना इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करेगा, उतनी ज़्यादा हम इंडिया के ऊपर टैरिफ्स के ऊपर पेनल्टी लगाते जाएँगे। तो उन्होंने ये बोला है कि इंडिया मतलब उन्होंने ये हाई टैरिफ किस बेस पे जस्टिफ़ाई करे हैं, उन्होंने कहना है कि यूएस से जो प्रोडक्ट्स इंडिया में जाते हैं, इंडिया उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लेता है और इसलिए इंडिया और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफ़िसिट है। तो उस केस में यहाँ पे हम वो ट्रेड डेफ़िसिट कम करने के लिए इंडिया के ऊपर हाई टैरिफ लगा रहे हैं। करंट सिनेरियो देखा जाए तो इंडिया और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेड है, लेकिन इंडिया उसमें 40 अराउंड $41 बिलियन का जो है सरप्लस जो है वो वहाँ पे मेंटेन करता है और यही चीज़ जो है वो ट्रंप को जो है अच्छी नहीं लगती। इंडिया जो है पहली कंट्री बन गई है जिसके ऊपर यूएस ने ट्रेड के ऊपर पेनल्टी लगाई है, कंसिडरिंग द ट्रेड वॉर। मतलब एक तो टैरिफ भी लगा दिया और इसके साथ-साथ में रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए एक्शन भी इंडिया के ऊपर लिया है। और दूसरी कंट्रीज़, पास्ट वीक हमने न्यूज़ डिस्कस किया था, तो हम डिस्कस करते थे कि ट्रंप ने किस कंट्री के ऊपर कितना टैरिफ अनाउंस किया है। तो अभी तक जितनी कंट्रीज़ अनाउंस की हैं उन्होंने, उनमें इंडिया के ऊपर सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेड टैरिफ बैरियर उन्होंने लगाया है। जैसे यूरोपियन यूनियन के ऊपर उन्होंने 15% टैरिफ लगाया था, वियतनाम के ऊपर 20% लगाया था, इंडोनेशिया के ऊपर 19% लगाया था। तो अब जब इनके टैरिफ्स कम हैं, तो आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कंपनीज़ इंडिया को छोड़ के वियतनाम की तरफ भी थोड़ा जा सकती हैं, क्योंकि वियतनाम हैज़ लेसर टैरिफ एज़ कम्पेयर्ड टू इंडिया। देन उसके बाद आती है न्यूज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड साइंस। यहाँ पे सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप में बनी हुई एक लॉन्च सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे दोनों ने मिलके लॉन्च कर दिया है, दैट इज़ निसार। तो इंडिया यूएस स्पेस पार्टनरशिप में इसरो और नासा ने मिलके एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार वहाँ पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दी है सक्सेसफुली। निसार जो है ये कॉस्टलीएस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो आज तक डेवलप की गई है। इसमें $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है और ये पहला जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसरो और नासा के बीच में या इंडिया और यूएस के बीच में। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस। निसार का वेट कितना है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। निसार का वेट 2392 केजी है और ये अर्थ के लैंड और आइस के जितने भी सरफेसेस हैं उनको 12 दिन में 2 बार, मतलब हर 12 दिन में 1 बार उसको मॉनिटर करेगा, स्कैन करेगा। ये सैटेलाइट जो है वॉल्केनिक चेंजेस, लैंडस्लाइड, क्लाइमेट चेंज, इन सबको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा बाय टेकिंग इमेजेस ऑफ अर्थ 24 आवर्स अ डे। हर 24 घंटे में ये अर्थ की एक इमेज लेगा और वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो इसको ट्रैक करने में हमको हेल्प करेगा। ये पहली बार हुआ है जब नासा का कोई पेलोड या सैटेलाइट जो है वो इंडिया के जीएसएलवी से छोड़ा गया है। जीएसएलवी भी पहली बार किसी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को लॉन्च कर रहा है। ये जीएसएलवी ने पहली बार किसी पोलर सिंक्रोनस या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को डिप्लॉय किया है। नॉर्मली ये जो एसएसओ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट हैं उसको हम पीएसएलवी से लॉन्च करते हैं, बट यहाँ पे जीएसएलवी का यूज़ किया गया है जो जनरली हायर ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो हाइट है, ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये 734 किलोमीटर पे एग्जिस्ट करती है और ये बेसिकली एक ट्रेलर भी है। इस साल हम 9 मेजर लॉन्चेस कर रहे हैं, ये पहला लॉन्च था। इस साल हम 9 मेजर लॉन्चेस और कर रहे हैं जिसमें से एक प्राइवेट सेक्टर की जो सैटेलाइट है वो भी पीएसएलवी मिशन के थ्रू हम लॉन्च करेंगे। देन उसके बाद इंडिया रिजोल्यूशन ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन। यहाँ पे एक वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड एक रिजोल्यूशन रामसार की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 15th मीटिंग में ये एक्सेप्ट या अडॉप्ट कर लिया गया है। तो इंडिया ने यहाँ पे रामसार कन्वेंशन क्या है, ये वेटलैंड के अक्रॉस द वर्ल्ड वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ये कन्वेंशन काम करता है और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हर टाइम पे ये कॉप के अंदर में, रामसार की कॉप के अंदर में आपस में मीटिंग करती है। तो इस साल जो मीटिंग हुई थी दैट अकर्ड इन जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे में इंडिया ने एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हमको वेटलैंड्स के वाइस यूज़ के लिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाहिए। हमको ऐसी लाइफस्टाइल प्रमोट करना चाहिए जो वेटलैंड को कंजर्व करने में और ज़्यादा हेल्प करे और इसको ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला। इस रेजोल्यूशन को 172 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ और 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट करा और ये वहाँ पे रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड में। इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ, आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, हमारे यहाँ कितने वेटलैंड्स हैं इंडिया में, ये आपको मुझे सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है और कौन से विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड, ये भी आपको मुझे लिख के बताना है।
देन उसके बाद आती है लास्ट न्यूज़ ऑफ 31 जुलाई। कर्नाटका जो है इसने कल से क्वांटम इंडिया बेंगलोर समिट स्टार्ट किया है 2 दिन का, जो 31 जुलाई और 1 अगस्त को चलेगा। तो ये क्वांटम इंडिया बेंगलोर समिट का मेन एम क्या है? इसके अंदर में जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी कर्नाटका में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप करी है, जिस लेवल तक वो पहुंचा दिया है उन्होंने, उसको वो शोकेस करना चाहते हैं। और कर्नाटका इस फील्ड में कैसे लीडरशिप ले सकती है, उसको प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये समिट होस्ट करा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड समिट हियर। ये कर्नाटका को वहाँ पे शोकेस करने में हेल्प करेगा। इसके बाद आते हैं न्यूज़ रिलेटेड टू 1 अगस्त। 1 अगस्त में 3 न्यूज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आज की। पहला, नेशनल लेवल पे कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है? यहाँ पे 2009 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एक अपडेट आया है कि वहाँ पे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इस मालेगांव ब्लास्ट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जितने भी लोग चार्ज्ड थे, एक्यूज्ड थे, उनको बेसिकली इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो उन्होंने वहाँ पे जितने भी एक्यूज्ड लोग थे, उनको एक्विट कर दिया है। तो उन्होंने एक स्पेशल कोर्ट इन मुंबई, इन्होंने जितने भी 7 एक्यूज थे मालेगांव ब्लास्ट केस में, उनको एक्विट कर दिया है। ये 17 ईयर्स के बाद ये जजमेंट आया है, अटैक होने के बाद। और उन्होंने ये बोला है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कॉन्क्रीट एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर पाया जिसमें ये प्रूव कर पाए कि ये जो 7 लोग एक्यूज्ड थे, उनका टेररिज्म से या उनका इस टेरर अटैक से क्या रिलेशन था। देन उसके बाद सेकंड न्यूज़ आती है रिलेटेड टू इकोनॉमी। यहाँ पे कैबिनेट ने एक नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन NCDC जो है, उसके लिए 2000 करोड़ की ग्रांट्स जो है वो अप्रूव कर दी है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। तो यहाँ पे ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ग्रांट इन नीड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन NCDC। इसको उन्होंने 2000 करोड़ रुपीस का एक आउटले देके फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स यहाँ पे उस स्कीम को अप्रूव कराया। और आने वाले 4 साल के पीरियड में स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 टू 2029 ये यहाँ पे इसको 2000 करोड़ रुपीस की ग्रांट देंगे। NCDC जो है ये मार्केट से 20,000 करोड़ इसको उठाने का भी ऑथराइजेशन दे दिया है कि इन एडिशन टू 2000 करोड़ अगर NCDC को लगता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर के एक्सपांशन के लिए और पैसों की ज़रूरत है, तो वो ओपन मार्केट सेल करके खुद के बॉन्ड की 20,000 करोड़ रुपीस तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? हमारी कंट्री में अराउंड 13,288 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिनमें 2.9 करोड़ मेंबर्स हैं इन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि डेयरी, लाइव स्टॉक, फिशरी, शुगर, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग। तो इन कोऑपरेटिव्स को एक्सपांड करने में हेल्प मिलेगी, इनको और एंटरप्राइज करने में हेल्प मिलेगी। और इससे जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं या जो नॉन फार्मर्स हैं, जो कोऑपरेटिव में एसोसिएटेड हैं, उनको अपलिफ्ट करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद आती है न्यूज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट के एक डाटा के हिसाब से, गवर्नमेंट ने डाटा ये पार्लियामेंट में राज्यसभा में दिया था, तो गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से इंडिया ने 2021 से 2025 के बीच में 78,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया है फॉर वेरियस नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस। तो यहाँ पे डाटा जो है ये जो उन्होंने शो कराया, इसमें उन्होंने बताया कि ये जो डाइवर्जन है फॉरेस्ट का, ये अप्रैल 1 से 2021 से मार्च 31 2025 के बीच में किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है ये डाइवर्ट किया गया है। सेकंड नंबर पे आता है उड़ीसा और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। सो ये न्यूज़ आपको क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आंसर्स जब आप लिखते हो तो वहाँ पे उसको हेल्प करती है उसको आंसर करने में। So this completes our news analysis of the 31 of July and the 1st of August. I hope the news were clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. And other than that, we are providing a mentorship course. अगर इस mentorship course को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस केस में आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8962291192। Thank you very much for watching the video.